हेलो, मेरा नाम लक्ष्मण वर्मा है। मैं एमएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज मैं अपने विषय के माध्यम से आपको बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों के लिए अनुकूलन एवं समायोजन के बारे में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे अडाप्टेशन एंड एकोमोडेशन फॉर चिल्ड्रेन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय की बात करेंगे हम। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग सीखने की क्षमता होती है। हर बच्चा हर बच्चे से भिन्न होता है, जिसमें हम जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एक समावेशी शिक्षा तैयार करते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो, सीखने का समान अवसर मिल सके एक ही छत के नीचे। कक्षा में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सीखने, समझने, व्यवहार करने और दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को समझने के लिए हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करेंगे बौद्धिक बौद्धिक दिव्यांगता का अर्थ। बौद्धिक बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों की सीखने की क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी होती है। ऐसे बच्चों को सोचने, समझने, तर्क करने और दैनिक जीवन के कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे निर्देशों को समझना, निर्णय लेना या किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करना। उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक एक साथ कई निर्देश देता है तो बौद्धिक दिव्यांगता वाला बच्चा उन्हें एक साथ समझ नहीं पाता। उन्हें सरल सरल भाषा में छोटे छोटे चरणों में निर्देशों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कोई बौद्धिक दिव्यांगता वाला बच्चा है, ठीक है, तो हम उसको पूरा जो बड़ा पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नहीं समझा सकते। उसके लिए हमें किसी भी पार्ट को, किसी भी लेसन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके बताना है। आगे हम देखेंगे विकासात्मक दिव्यांगता का अर्थ। विकासात्मक दिव्यांगता का अर्थ है विकासात्मक बच्चों के समग्र विकास को प्रभावित करता है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, भाषा और व्यवहारिक विकास शामिल होता है। यह केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जैसे कि ऑटिज्म बच्चे हो गए, सेरेब्रल पॉल्सी हो गए आदि के अंतर्गत ये सब आते हैं। प्रत्येक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो गया। प्रत्येक बच्चे में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ देखी जाती हैं। उचित समर्थन से इन बच्चों के विकास में सुधार किया जाता है। अगर हम इनका जो समय होता है
अगर उसको हम जान जाएं कि हाँ बच्चे में ये समस्या है शुरुआती दौर में, तो हम उसके डेली लिविंग के कार्यों को धीरे धीरे करके सिखा के हम उनमें सुधार ला सकते हैं। अब हम अगला बात करेंगे अनुकूलन। सर्वप्रथम हम जानेंगे अनुकूलन का अर्थ। ठीक है, अनुकूलन का अर्थ है पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना ताकि बच्चों की क्षमता और स्तर के अनुसार उनके सीखने के तौर तरीकों को आसान बनाया जा सके। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि बच्चे के अनुसार किसी चीज़ को बदल देना। अगर कोई बौद्धिक अक्षम बच्चा है, वो किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है, यानी अब मान के चलो हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। कोई बौद्धिक अक्षम बच्चा है, ठीक है, उसे ब्रश करना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि उसको एक एक स्टेप में समझाएंगे। एक एक स्टेप में समझाएंगे। जैसे सर्वप्रथम उसको उसके ब्रश में हम पेस्ट लगाएंगे, फिर उसको मुंह तक ले जाएंगे, फिर उसको रगड़ने के लिए कहेंगे, फिर उसको कुल्ला करने के लिए कहेंगे। तो इसी तरह से हम उसे उसके अनुकूल बनाएंगे। ठीक है, अगला हम बात करेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का अर्थ है शिक्षण की प्रक्रिया या तरीकों में बदलाव, लेकिन पाठ्य वस्तु को वही का वही रहने देना। इसका मतलब ये है एकोमोडेशन का कि अगर कोई भी पाठ है उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, उसे हम बदलेंगे नहीं। सामान्य बच्चे का जो लेसन है या पाठ है, वही बौद्धिक अक्षम बच्चे का भी पाठ रहेगा, पर उसमें हम ये करेंगे कि उसमें हम अडेप्टेशन कर देंगे। उसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, या उसको हम ऑडियो फॉर्म में कर देंगे या विजुअल फॉर्म में कर देंगे। सब कुछ वही रहेगा, पर हम उसके पढ़ाने का तरीका और समझाने के तरीकों को बदल देंगे। इसमें पाठ्य पुस्तक को बिना बदले शिक्षण विधि में बदलाव किया जाता है। बच्चे वही विषय पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त सहायता मिलती है। यह सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसमें बच्चे को समझने में सहायता मिलती है। आगे हम बात करेंगे पर्यावरणीय बाधाएं। बौद्धिक अक्षम बच्चों की पर्यावरणीय बाधाएं, जिसमें बच्चे के कक्षा में भीड़ भाड़ होने से बच्चों का ध्यान भंग हो जाता है। अगर कक्षा में अधिक भीड़ होगी तो जो बौद्धिक अक्षम बच्चा है वो पढ़ेगा नहीं, उसका जो ध्यान है वो अनियंत्रित हो जाएगा। अगला है उचित बैठने की व्यवस्था का अभाव सीखने में बाधा डालता है। अगर बौद्धिक अक्षम बच्चे को उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है तो उसके सीखने में बाधा डाल सकता है। पर्याप्त रोशनी और हवा ना होना समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऐसे बच्चों के लिए अगर कक्षा में पर्याप्त रोशनी या हवा ना हो तो उन्हें सीखने और समझने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिक शोर बच्चों को विचलित कर सकता है। अगर कक्षा में अधिक शोर रहेगा तो बच्चे विचलित हो जाएंगे, अपने ध्यान से भटक जाएंगे। सुलभ वातावरण का अभाव सीखने को भी प्रभावित करता है। सुलभ वातावरण, अगर कोई बौद्धिक अक्षम बच्चा है
तो उसके लिए कक्षा का सुलभ वातावरण होना चाहिए। जैसे कि जो डेस्क बेंच हैं उसको उसके अनुसार, और उन सभी बेंच जो हैं डेस्क है उसमें गैप हो ज़्यादा, ताकि वो बच्चा आसानी से आ जा सके। और चेयर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और फर्श की जगह रबड़ के टाइल्स लगे हों ताकि गिरने पर उसे चोट ना लगे, और लिफ्ट रैंप की व्यवस्था हो। ये सब अगर बाधाएं नहीं अगर होंगी तो उसे समस्या होगी। इन सब को हम बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी कारक बच्चे के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे बौद्धिक अक्षम पर्यावरणीय अनुकूलन। इन बच्चों के लिए पर्यावरण अनुकूल, हम इसके अनुकूल कैसे बच्चों के अनुकूल बना सकते हैं। बच्चों को आगे बैठाकर उन्हें स्पष्ट दृश्य प्रदान करें। कक्षा को शांत और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जा सकता है। चार्ट और मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। शोर को कम करने के उपाय किया जा सकता है। सीखने के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है। दैनिक जीवन समस्याएं। अब हम अगला देखेंगे दैनिक जीवन समस्याएं। व्यक्तिगत स्वच्छता में कठिनाई, भोजन करने में समस्या आती है, संचार में कठिनाई होती है, समय और धन प्रबंधन कठिन होता है, सुरक्षा की समझ कम होती है, दैनिक कार्यों में सहायता की आवश्यकता होती है। ये तो हो गया इनके दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ। अब हम इसका दैनिक जीवन का अनुकूलन देखेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता सिखाने हेतु नियमित अभ्यास, विजुअल चार्ट और परिवार का सहयोग आवश्यक है। तो हम पहला जो है इसका हम देखेंगे अनुकूलन कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं व्यक्तिगत स्वच्छता सीखने हेतु नियम, रोज अभ्यास, विजुअल चार्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ को हम चित्रों के माध्यम से इनको हम समझा सकते हैं, और परिवार का सहयोग के माध्यम से भी हम इनकी दैनिक समस्याओं में सुधार ला सकते हैं। भोजन करने में सहायता के लिए सरल बर्तन धीरे धीरे सिखाना और निगरानी रखना उपयोगी होता है। इन बच्चों के लिए जैसे इनका फाइन मोटर वीक होता है तो हम मोटे और वजन चम्मच के द्वारा हम इनको खाना खिला सकते हैं, ये आसानी से खाना खा सकते हैं। संचार सुधार हेतु चित्र, संकेत, भाषा और सरल शब्दों का नियमित अभ्यास कराया जाना चाहिए। अगला है समय और धन प्रबंधन सिखाने के लिए दैनिक रूटीन, घड़ी और छोटे लेन देन का अभ्यास जरूरी है। सुरक्षा समझ बढ़ाने हेतु खतरों की पहचान, रोल प्ले और बार बार समझाना बहुत अधिक आवश्यक है। दैनिक कार्यों में आत्मनिर्भरता हेतु चरणबद्ध प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और निरंतर मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे बौद्धिक अक्षमता की शैक्षणिक बाधाएं। कठिन पाठ्यक्रम बच्चों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान का अभाव समस्या बढ़ा सकता है। केवल व्याख्यान विधि से सिखाना प्रभावित नहीं होता है। गतिविधि आधारित
शिक्षण की कमी होती है, बच्चों की क्षमता के अनुसार शिक्षण नहीं दिया जाता है, तब समस्या आती है। इससे सीखने की गति प्रभावित हो सकती है। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक अनुकूलन। पाठ्य वस्तु को सरल बनाया जा सकता है। अब देखेंगे कि इसमें कठिन पाठ्यक्रम के लिए समझना मुश्किल, तो हम सरल बना सकते हैं, उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति अपनाई जा सकती है। खेल आधारित गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब इनके शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए इनको खेल विधि से भी सिखाया जा सकता है। दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चित्रों के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से इनको हम इनके शिक्षण को और सरल और इनके अनुकूल बना सकते हैं। बच्चों की क्षमता के अनुसार शिक्षण किया जा सकता है, कि जैसे बच्चों की क्षमता है, आवश्यकता है, उनके अनुसार हम शिक्षण को सरल बना सकते हैं। इससे सीखना अधिक प्रभावी बनता है। मतलब कि जो बौद्धिक सक्षम बच्चे हैं, हम उनके पाठ्यक्रम को अनुकूल बना सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उनके पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ा सकते हैं, चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आदि प्रकार से हम इनके शिक्षण को उनके अनुकूल बना सकते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक बाधाएं। सहपाठियों बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, सामूहिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता, सामाजिक स्वीकृति की कमी होती है, मित्र बनाने में कठिनाई होती है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, सामाजिक अलगाव की स्थिति होती है। तो हम सामाजिक अनुकूलन, समावेशी कक्षा का वातावरण तैयार करना। अगर हम समाज में जागरूकता फैला देंगे तो ऐसे बच्चे को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, वो मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। अगला हम बात करेंगे कि शैक्षणिक सामाजिक बाधाएं। हाँ, सामाजिक बाधाएं। तो जैसे हम बात किए थे सामाजिक बाधाएं, तो हम इसके अनुकूलन देखेंगे। समावेशी कक्षा वातावरण तैयार किया जाता है, समूह कार्यों में सहभागिता बढ़ाई जा सकती है, समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक होता है, बच्चों को समान अवसर और सम्मान दिया जा सकता है, सहपाठियों में संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है, सहयोगी मित्र बनाकर आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। ऐसे बच्चे जो हैं, इनके आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर समाज में उनको समान अवसर नहीं मिल रहा है, तो हम समाज को जागरूक कर सकते हैं और जो उनके साथ के सहपाठी हैं उनको भी जागरूक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क से जुड़ी अवस्था है, जिसमें बच्चे के चलने फिरने, संतुलन और मांसपेशियों के नियंत्रण पर असर पड़ता है। यह बीमारी जन्म से पहले, जन्म के समय या जन्म के बाद मस्तिष्क को हुई चोट
के कारण होती है, जिसमें मांसपेशियों के नियंत्रण में कठिनाई होती है। यह जन्म से पहले या दौरान या बाद में भी हो सकती है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि अस्थायी अवस्था है। उचित सहयोग से बच्चे बेहतर जीवन जी सकते हैं। अगर उचित व्यवस्था की जाए, उचित सहयोग दिया जाए तो इनके हम दैनिक जीवन एवं शैक्षणिक उसमें हम सुधार ला सकते हैं। अब इसमें देखेंगे सेरेब्रल पॉल्सी की पर्यावरणीय बाधाएं। सीढ़ियों पर चढ़ने में कठिनाई, फिसलन वाले फर्श से गिरने का खतरा, सकरे दरवाज़ों से व्हीलचेयर नहीं जा पाती, परिवहन की सुविधा का अभाव, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने में कठिनाई, समाज की नकारात्मक सोच। तो अब इसका हम अनुकूलन देखेंगे। रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था हम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को सीढ़ी चढ़ने में समस्या हो रही है तो हम लिफ्ट और रैंप की व्यवस्था बच्चे के लिए कर सकते हैं, उसके अनुकूल हम बना सकते हैं। एंटी स्लिप फर्श का उपयोग किया जा सकता है या रबड़ का भी फर्श तैयार किया जा सकता है, जिससे बच्चा ज़मीन पर गिरे तो उसे चोट न लगे। और सकरे दरवाजे की जगह हम चौड़े दरवाजे लगा सकते हैं। विशेष वाहनों की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे बसों में व्हीलचेयर रखने की सुविधा हो। सुलभ वातावरण तैयार किया जा सकता है। जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है, जैसे कि समाज में हम बात किए थे कि समाज की नकारात्मकता सोच। तो अगर समाज में इनके प्रति नकारात्मकता सोच है, लोग गलत सोचते हैं इनके बारे में या इनका मजाक उड़ाते हैं, तो हम समाज को जागरूक कर सकते हैं तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा। अगला हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन की समस्याएं। दैनिक जीवन की समस्याएं जो सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चे होते हैं, इनके दैनिक जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो हम पहला देखेंगे, बच्चे को चलने फिरने में कठिनाई होती है। इनकी जो मांसपेशियां अनियंत्रित होने के कारण इनको चलने फिरने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाथों से वस्तु पकड़ना मुश्किल होता है। इनकी जो फाइन मोटर होती है वो वीक होती है, जिसके कारण इनको किसी चीज़ कप पकड़ने में या ब्रश पकड़ने में समस्या होती है। कपड़े पहनने में समस्या आती है। संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। नहाना और ब्रश करना मुश्किल होता है। दैनिक कार्यों में दूसरों पर निर्भर होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो इनकी दैनिक कार्य क्षमता होती है ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। अब इनका हम देखेंगे दैनिक जीवन में अनुकूलन। व्हीलचेयर या वॉकर का प्रयोग किया जा सकता है। अगर बच्चे को चलने फिरने में समस्या हो रही है तो हम व्हीलचेयर तथा वॉकर का प्रयोग कर सकते हैं। मोटे हैंडल वाले बर्तन दिए जा सकते हैं। अगर खाने में दिक्कत हो रही है बच्चे को या पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो हम बच्चे को मोटे हैंडल वाले बर्तन दे सकते हैं। वेलक्रो वाले कपड़े पहना सकते हैं। अगर बच्चे को
बटन बंद करने में दिक्कत हो रही है तो हम विल्क्रो वाले कपड़े पहना सकते हैं, ढीले कपड़े पहना सकते हैं, प्लास्टिक वाले कपड़े पहना सकते हैं, और जो चुटपुटिया वाली बटन होती है उसको भी हम लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चा खोल सके और बंद कर सके। सपोर्ट चेयर और कुशन का प्रयोग किया जा सकता है। परिवार की सहायता दी जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप चित्र के माध्यम से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को ब्रश करना नहीं आता है तो हम चित्र के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पोस्टर चिपका कर बच्चे को हम ब्रश करना सिखा सकते हैं। अगला हम देखेंगे शैक्षणिक समस्याएं। लिखने में कठिनाई होती है, सीखने की गति धीमी होती है, ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है, निर्देशों को समझने में कठिनाई होती है, लंबे समय तक बैठना मुश्किल होता है, सामान्य कक्षा में समायोजन कठिन हो सकता है। अब हम इसका अनुकूलन देखेंगे। मौखिक परीक्षा की सुविधा दी जा सकती है। अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो हम उसको मौखिक परीक्षा देने की सुविधा कर सकते हैं, या स्क्राइबर या राइटर की व्यवस्था कर सकते हैं। अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यों को छोटा छोटा करके हम दे सकते हैं। अगर ये उसे लिखने में समस्या हो रही है, अगर उसका फाइन मोटर वीक है, तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि पेन जो पतली है उसको पकड़ नहीं पा रहा है, और जिस हाथ में उसको मोटी पेन दी गई है वो उससे आसानी से लिख पा रहा है। तो ये जो पेन पकड़ नहीं पा रहा है या पतली पेन है, इसे हम अडेप्टेशन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उसके अनुकूल बना सकते हैं। उस पेन में हम या कुछ रबड़ को लपेट सकते हैं या कपड़े को लपेट सकते हैं, ताकि वो उसकी ग्रिप मजबूत हो जाए और बच्चा आसानी से लिख सके। अगला हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक न्यूरो विकासात्मक स्थिति है जो बच्चे के व्यवहार और संचार को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क के विकास में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक स्पेक्ट्रम स्थिति है। प्रत्येक बच्चे में इसके लक्षण अलग अलग स्तर के होते हैं। सामाजिक संपर्क और भाषा कौशल प्रभावित होता है। प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में सुधार संभव होता है। अब इसकी हम पर्यावरणीय समस्याएं देखेंगे। अभी तक हम देखे थे कि ऑटिज्म होता क्या है, ठीक है। तो इसमें जो ये बच्चे होते हैं, सामाजिक संपर्क और भाषा कौशल प्रभावित होता है। ये समाज में घुल मिल के नहीं रहते हैं। इनका जो भाषा कौशल होता है वो अच्छा नहीं होता है, सही नहीं होता है। अब हम इनकी पर्यावरणीय समस्या है। तेज आवाज़ से बच्चा डर या असहज महसूस करता है। अधिक रोशनी के से ध्यान भंग हो जाता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में घबराहट होती है। अचानक बदलाव से तनाव बढ़ जाता है।
अपरिचित स्थानों में असुरक्षा महसूस होती है। कक्षा का वातावरण ध्यान केंद्रित करने में बाधा होती है। तो हम इनके पर्यावरणीय अनुकूलन देखेंगे। यदि कक्षा में अधिक शोर हो रहा है तो कक्षा के शोर को कम करने के लिए विभिन्न उपाय हम कर सकते हैं। जैसे बच्चों को शांत कराएं, और जो ऑटिज्म बच्चे हैं उनको आगे बैठाएं। नाइट कैंसलिंग हेडफोन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर कक्षा में अधिक शोर हो रहा है तो बच्चे को हेडफोन के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं या उनके कान में हेडफोन लगा सकते हैं। शांत और सेंसरी फ्रेंडली वातावरण बनाया जा सकता है। रोशनी को नियंत्रित और आरामदायक बनाया जा सकता है। पहले से बदलाव की जानकारी दी जाती है। बच्चे को शांत स्थान पर बैठाया जाता है। अगर बच्चे को कक्षा में समस्याएं अधिक हो रही हैं तो हम उसको किसी शांत स्थान पे बैठाकर पढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो ऑडियो के द्वारा हेडफोन द्वारा हम पढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन की समस्याएं। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे नहाना या ब्रश करना कठिन लगता है। भोजन में चयनात्मकता देखी जाती है। कपड़ों के स्पर्श में असहजता महसूस होती है। अपनी ज़रूरतों को शब्दों में बताना कठिन होता है। दिनचर्या में बदलाव होने पर गुस्सा या तनाव बढ़ता है। स्वतंत्र रूप से दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती है। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन के अनुकूलन। तो कार्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके सिखाया जा सकता है, उनके अनुकूल बनाया जा सकता है। संवेदी अनुकूलन द्वारा बच्चों को आरामदायक वातावरण दिया जा सकता है। पसंदीदा भोजन से नए भोजन को धीरे धीरे जोड़ा जा सकता है। अगर बच्चे को कोई भोजन अधिक पसंद है तो उसको वह भोजन देकर दूसरे भोजन से जोड़ा जा सकता है, धीरे धीरे उस पर शिफ्ट किया जा सकता है। सरल और आरामदायक कपड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। चित्रों और संकेतों द्वारा संचार सिखाया जा सकता है। विजुअल टाइम टेबल से दिनचर्या को स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे शैक्षणिक बात करेंगे हम शैक्षणिक बाधाओं में कि सामाजिक संवाद और समूह कार्यों में कठिनाई होती है। निर्देशों को समझने में समस्या होती है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। संवेदी विचलन में से पढ़ाई प्रभावित होती है। दिनचर्या बदलने पर व्यवहार समस्याएं आती हैं। लेखन और मोटर कौशल में कठिनाई होती है। तो हम इनका अनुकूलन पढ़ेंगे। जो शैक्षणिक अनुकूलन है इसको हम देखेंगे। जैसे सामाजिक
संवाद और संचार में जो कमी होती है, इनमें बच्चा दूसरों की बातों से पीछे का भाव नहीं समझ पाता, ग्रुप एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाता या निर्देशों को ठीक से नहीं समझ पाता। अब इसके हम अनुकूलन में देखेंगे कि मौखिक निर्देशों के साथ दृश्य सहायता विजुअल एड्स का प्रयोग करें और भाषा को सरल बना सकते हैं, करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं। दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की दृश्य सामग्री के माध्यम से हम चीज़ों को और आसान बना सकते हैं। बच्चा आसानी से उन्हें देखकर सीख सकता है और कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। वैकल्पिक लेखन या मौखिक उत्तर की सुविधा दी जा सकती है। अगर बच्चे को लिखने में समस्या है तो हम उसको वैकल्पिक मौका दे सकते हैं। जैसे अगर उसको लिखने में समस्या है तो हम उसे मौखिक बोलने के लिए कह सकते हैं। अगर उसे बोलने में समस्या है तो हम उसको लिखने के लिए कह सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति अपनाई जा सकती है। अगला हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इसमें जो ट्राइसोमो होता है, इसमें 21 होता है, जिससे आंतरिक गुणसूत्र पाया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम बच्चा होता है, सामान्यतः मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है, जिससे कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अब हम डाउन सिंड्रोम की पर्यावरणीय बाधाओं को देखेंगे। तेज रोशनी और शोर से बच्चा असहज महसूस करता है। संतुलन की कमी के कारण गिरने का खतरा होता है। दिशा ज्ञान की कमी से रास्ता भूल जाता है। अनुपयुक्त फर्नीचर से बैठने में कठिनाई होती है। सुलभ वातावरण अभाव समस्या उत्पन्न करता है। अगर कक्षा में तेज रोशनी है तो बच्चे की जो आँखों पर प्रभाव पड़ता है, उसे दिखाई कम देने लगता है। दिशा ज्ञान की कमी होती है, जिससे बच्चा दिशा से अपनी जान नहीं पाता कि हमें
किस ओर जाना है, किस ओर से हम आए हैं, किस दिशा में जाना है, ये सब बच्चा भूल जाता है। सुलभ वातावरण अभाव समस्या उत्पन्न करता है। शोर और तेज रोशनी को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे पर्यावरणीय अनुकूलन। शोर और तेज रोशनी को नियंत्रित किया जा सकता है। रेलिंग और रबड़ मैट का प्रयोग किया जा सकता है। रंगीन संकेतों और रास्तों का प्रयोग किया जा सकता है। आरामदायक तापमान वाला वातावरण बनाया जा सकता है। समायोज्य फर्नीचर उनके लिए किया जा सकता है। सुरक्षित और सुलभ वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन की समस्याएं। कपड़े पहनने में कठिनाई होती है, भोजन करने में समस्या होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में कठिनाई होती है, समय प्रबंधन समझने में समस्या होती है, स्पष्ट बोलने में कठिनाई होती है, दैनिक कार्यों में दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब हम दैनिक जीवन के अनुकूलन देखेंगे। वेलक्रो या प्लास्टिक वाले कपड़े पहनाएं। मोटे हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग किया जा सकता है। चित्रों वाली चेकलिस्ट से स्वच्छता सिखाई जा सकती है, जैसे कि दीवार पर स्वच्छता के अकॉर्डिंग चित्र हम लगाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। सैंड टाइमर या विजुअल टाइमर का प्रयोग किया जा सकता है। पिक्चर कार्ड से संचार किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से स्वतंत्रता बढ़ाई जा सकती है। अब हम देखेंगे शैक्षणिक समस्याएं। अल्पकालीन स्मृति कमज़ोर होती है। अमूर्त अवधारणाएं समझने में कठिनाई होती है। ध्यान केंद्रित करने में की अवधि कम होती है। लेखन कौशल में समस्या आती है। सीखने की गति धीमी होती है। निर्देशों को याद रखने में कठिनाई होती है। अब हम देखेंगे शैक्षणिक अनुकूलन। जानकारी को छोटे छोटे भागों में सिखाया जा सकता है, जैसे कि हम ऊपर देखे थे कि अल्पकालीन स्मृति कमज़ोर, मतलब कि इनकी स्मृति जो कमज़ोर होती है, याद करने की क्षमता कमज़ोर होती है। तो इनको जो जानकारी है वो छोटी छोटी भागों में बांटकर सिखा सकते हैं। बार बार दोहराव कराया जा सकता है। किसी भी चीज़ को हम, जैसे नॉर्मल बच्चा है तो हम उसे 1 या 2 बार सिखा देते हैं या बता देते हैं तो वो आसानी से चीज़ों को सीख जाता है। पर जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको एक ही शब्द को या एक ही पाठ को 2 से 3 बार बताया जाता है, तब उन्हें समझ में आता है। खेल आधारित शिक्षण अपनाया जाता है। मोटे पेन और पेंसिल का प्रयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त समय और सहायता दी जा सकती है। अगर बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है या एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो उसको हम अतिरिक्त समय देंगे, सामान्य बच्चों से अधिक समय देंगे। अगर वो उसे लिखने में समस्या है तो हम उसके लिए राइटर की व्यवस्था करेंगे। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को उसकी क्षमता या दिव्यांगता की परवाह किए बिना समान अवसर प्राप्त हो।
बौद्धिक दिव्यांगता, विकासात्मक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी और डाउन सिंड्रोम जैसे विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए शिक्षण में एक ही तरीका सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। इन बच्चों को सीखने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पर्यावरणीय बाधाएं, शैक्षणिक बाधाएं, सामाजिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं आदि। इन बाधाओं को समय पर पहचानना, उचित अनुकूलन एवं एकोमोडेशन किया जाए तो बच्चों की सीखने की क्षमता, व्यवहार और विकास, आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है। अडाप्टेशन के माध्यम से हम पाठ्य पुस्तक को सरल और बच्चे के स्तर के अनुसार बनाते हैं, जबकि एकोमोडेशन के द्वारा हम शिक्षण की विधि और वातावरण को अनुकूल बनाते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर शिक्षा को और अधिक प्रभावी और सुलभ बनाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक, अभिभावक और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है एवं संवेदनशील, सहयोगी और जागरूक वातावरण ही बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग देते हैं, तब वही समावेशी शिक्षा वास्तव में सफल होती है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सही रणनीतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग के माध्यम से सभी बच्चों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज का सक्रिय सदस्य बनाया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।